कहानी का आगाज दहशतगर्दों के एक ग्रुप से होता है जिन्होंने बहुत से बच्चों को अगवा किया। इस गिरोह को चलाने वाले दो अहम अफराद थे, एक डॉक्टर जिसका नाम वीक था और इसका साथी। इसके बाद एक 7 साल की लड़की इनके ग्रुप से भाग जाती है। वो जंगल की तरफ चली गई। ये लोग इसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो इसे कहीं नहीं पाते क्योंकि लड़की काफी जख्मी थी। ये लोग सोचते हैं कि वो मर गई होगी क्योंकि इतनी छोटी बच्ची इतनी चोटों के साथ कैसे जिंदा रह सकती है। जब अगली सुबह खेत का मालिक वहां आता है, वो लड़की देखता है। इसे जख्मी देखकर वो इसे उठाकर अपने घर ले आई और डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने इसे बताया कि वो ठीक है, इसकी हालत इतनी भी बुरी नहीं है, फिर वो बहुत जल्द अपने होश में आ जाएगी। फिर 10 साल बाद ये मंजर यहाँ बदलता है। यहाँ हमें एक लड़की नजर आई जिसका नाम जीवन था। वो कतरे शरारती थी। वो एक दुकान से बहुत सारे थैले उठाकर अपने साथ ले जाती है, दुकान के मालिक को बताए बगैर। वो होशियार भी था और होशियार भी, लाइसेंस के बगैर भी वो कार चलाती थी। ये लड़की कोई और नहीं असल लड़की है। खेत के मालिक ने इसे गोद ले लिया और इनकी बेटी ने इसे समझा। पढ़ाई में अच्छे होने के अलावा वो अपने वालिद को भी काम पर लगाती थी। अक्सर वो सर दर्द के साथ पढ़ती रहती थी, जिसके दौरान वो अपने माजी को याद करती है। माजी की यादें बहुत भयानक थी, जिससे इसका सर फट जाता था। एक दिन जीवन की सहेली इसे गाने के मुकाबले की वीडियो दिखाती है, जिसमें अगर कोई हिस्सा ले और जीत जाए इसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। ये वीडियो देखकर जीवन बहुत खुश हो जाता है और इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया ताकि वो जीते, क्योंकि इसे पैसे की जरूरत थी। वो अपने घर वालों की मदद करना चाहती थी। इसके बाद वो इस मुकाबले का कैसेट देने जाती है, जहाँ इसका गाना सुनने को मिलता है, ये देखने के लिए कि वो कितनी अच्छी गाती है। और वो यहाँ गाता है। वो जादू भी करती है। वो माइक को हुआ में तब्दील कर देती है, जो जाहिरी तौर पर बहुत मुख्तलिफ है, जिससे जाहिर हो रहा था कि वो माफौक अल-फितरत ताकतों की हामिल है, जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कुछ है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। अब इनका ये मंसूबा कामयाब है। इसके वालिदैन ने देखा कि जीवन ने वहाँ जादू किया है, इसलिए वो थोड़ी फकरमंद हो जाते हैं। इसलिए जीवन ने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर वो ये काम जारी रखे फिर इसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, जिसके जरिए वो हमेशा के लिए अपने वालिदैन से दूर हो जाएगी, जो वो नहीं चाहते हैं। अगले दिन जीवन ट्रेन से गाने के स्टूडियो जा रहा है, क्योंकि वो अगले राउंड के लिए बुलाई गई थी। फिर वो शख्स जो इसकी नशस्त के सामने बैठा था, जिनका नाम नोबलमन था, इससे बात करने की कोशिश करती है। कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, और फिर एक थप्पड़ रसीद करके वो इसे माजी की याद दिलाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि वो वाकया जो आपके साथ 10 साल पहले पेश आया था, मैं भी इसका एक हिस्सा था। लेकिन जीवन को अभी तक कुछ याद नहीं है। जिसके बाद नोबलमैन वहाँ से खड़ा होता है और ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। हाँ, फिर वो एक आदमी से टकरा गई। इसको इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से में आ गया और इसने इस आदमी पर हमला किया। इसको इतना मारता है कि वो मर जाता है और फिर इसे उठाकर चीखते हुए ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब इस मंजर को देखकर हम समझ गए कि वो सीधा नहीं है। दरअसल इसके मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक रूप छुपा हुआ है। इसके बाद जीवन स्टूडियो पहुंच जाता है। वो इस राउंड में भी जीत गई और अगले राउंड के लिए जून को लेता है, जब वो खुशी से भागती हुई आ रही थी। फिर वो बीमार होना शुरू हो जाती है। इसकी नाक और मीना से खून बहना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही इसे दोबारा सर में दर्द शुरू हो जाता है। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो कतरे नॉर्मल हो गई। इसकी सहेली इसे बाहर सड़क पर ले जाती है। वो भी कार के आने का इंतजार कर रही थी। फिर 2 काले रंग की कारें इसके सामने आईं। डॉक्टर बी का साथी एक कार से बाहर निकला, जो जीवन से लिफ्ट देने को कहता है और इसका असल मकसद इसको अगवा करना था। मगर फिर इनकी गाड़ी आती है। फिर जीवन और इसके दोस्त ने इन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और जाकर इनकी गाड़ी में बैठ जाओ। जीवन जब टेलीविजन पर आया, इसके बाद वो पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। इसकी गाने वाली वीडियो डॉक्टर बी और इसका साथी भी इसके पास गया। फिर वो समझ गई कि ये वही लड़की है जो 10 साल कबल इनकी कैद से फरार हो गए थे। अब हम जीवन को बस स्टेशन पर देख रहे हैं, जो बस आने का इंतजार कर रही थी। हाँ, अभी रईस की गाड़ी आकर इसके करीब आकर रुक गई। वो इसे लिफ्ट देने की बात भी करता है, लेकिन जब वो इनकार कर देता है, तब रईस कहता है, जरा अपने घर वालों के बारे में सोचो। अगर आप नहीं मानते फिर इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर वो बहुत घबराया। वो फौरन अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। जब वो घर पहुंची और अपने वालिदैन को महफूज और सेहतमंद दिखे, फिर इसकी जिंदगी में जान आ जाती है। उसी रात को जब इसका सारा घराना सो रहा था, फिर जीवन सर
पकड़कर रोने लगता है। इसकी सहेली भी इसके घर थी। फिर वो वॉशरूम जाना शुरू कर देती है। अब जीवन बाहर से किसी की आवाज सुनने लगता है। वो घबरा कर उठती है और बैठ जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, इसके बाद एक आदमी ने इस पर बंदूक तान ली और एक आदमी ने इसकी सहेली की गर्दन पर छुरी रख दी थी। फिर इनके सामने इनका लीडर आता है, जो डॉक्टर बी का साथी था और जीवन को अगवा करने आया। टियरे इसे इनके साथ आने के लिए कह रहे थे। इस वक्त जब जीवन को दोबारा सर में दर्द शुरू होता है, लेकिन जब कोई आदमी इसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है, फिर जीवन गुस्से से लाल हो गया। वो इस आदमी को सख्त मारती है और इसने इससे बंदूक छीन ली और बाकी लोगों को मार डाला। अब इसे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था, जो कि नॉर्मल होने के बावजूद ये मैंने कैसे किया। इस वक्त जब रईस और इसके साथी यहाँ आते हैं, वो इससे कहते हैं, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको जानता हूँ, तुम इंसानों की तरह आम नहीं हो। दरहकीकत आपने सबको नुकसान पहुँचाया। यही वजह है कि मैं और वो लोग आपके बाद थे। अगर आप मेरे साथ आएं, फिर आपके लिए अच्छा है। आपकी यादाश्त भी वापस आ जाएगी। जीवन इनके साथ आने पर राजी हो जाता है। वो इसे कार में एक तकनीकी लेबोरेटरी में ले जाते हैं, जहां इसकी मुलाकात डॉक्टर बी से हुई। डॉक्टर बी जीवन को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और कहता है कि मैं समझता था कि तुम मर गए हो, लेकिन जब आपने टेलीविजन पर आकर वो जादू किया, फिर मैंने मान लिया कि तुम वही हो और मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। फिर से वापस आ गया। वो अब भी कुछ याद नहीं कर पा रही थी और इसकी नाक और मीना से दोबारा खून बहना शुरू हो जाता है। डॉक्टर बी, जो दूसरे कमरे में बैठी इससे बातें कर रही थी, हंसना शुरू कर देती है और अपने डॉक्टर से कहता है कि वो इसे वो इंजेक्शन दे दे। फिर वो भी ऐसा ही करता है और इसको वो इंजेक्शन देता है। यहाँ डॉक्टर बी ने इसे बताया कि तुम असल में इंसानी शक्ल में चुड़ैल हो, एक चुड़ैल, और अब आपको सब कुछ याद होगा। आप अपने माजी के बारे में भी जान लेंगे और आपकी ताकतों के बारे में, इन माफौक अलफतरत कुव्वतों के बारे में। लेकिन हाँ, हम आपको हर रोज ये इंजेक्शन नहीं देंगे, इसलिए आपके नाक और मीना से खून बहता रहेगा। इसके बारे में फिक्र मत करो। अब डॉक्टर बी की नियत थी कि वो इंजेक्शन लगाए और अपने लिए इस्तेमाल करे, लेकिन अब कहानी यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ मोड़ लेती है। जैन अचानक मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहते हैं, आपका क्या ख्याल है आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं? आप गलत हैं, क्योंकि मैं यहाँ आना चाहती थी ताकि तुम ये इंजेक्शन मुझे लगा सकी, क्योंकि इससे मेरी जिंदगी में मजीद चंद साल इजाफा हो गया। हालांकि बीमारी की वजह से मुझे कुछ दिनों बाद मरना था, लेकिन शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। जिसके बाद वो बहुत खतरनाक नजरों से उठती है और अपनी ताकतों से इसने वहाँ मौजूद तमाम डॉक्टरों को मार डाला। जिसके बाद वो बाहर निकलता है और इस लैब में मौजूद सबको मारना शुरू कर देता है। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ ये ताकतें जैन में कैसी हैं, क्योंकि दरअसल वो डाइन है। यही वजह है कि वो इतनी छोटी उम्र में अपने पिंजरे से भाग गई, क्योंकि वो बचपन से ही माफौक अलफतरत ताकतों के मालिक थे और डॉक्टर बी की लैब में मौजूद तमाम लोगों को मारकर वहां से भाग गई। पूरी फिल्म में वो तो बस ड्रामा कर रही थी। दरअसल इसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो इसके साथ हुआ था, और वो गाने के मुकाबले में हिस्सा नहीं लेती थी क्योंकि इसके घर वालों को पैसे की जरूरत थी। दर हकीकत इसने ले लिया ताकि वो डॉक्टर बी के पास पहुंच सके, और ये सब इसकी मंसूबा बंदी थी। इसके जादू, नोबलमैन से मुलाकात, अगवा करना, सब कुछ इसमें था। प्लान के मुताबिक वो यहाँ आकर सबको मार देती है इससे बदला लेने के लिए। फिर वो डॉक्टर बी की टांग पर गोली मार देती है और कहते हैं, तुमने कैसा सोचा मैं आपको भूल गया था? मैं तुम हूँ और मैं इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ जब तूने मुझे दर्द दिया, जिसमें मैं हर रोज तकलीफ उठाता था। वो इसे फिर से गोली मार देती है। इस वक्त जब नोबल यहाँ आता है, जिसने जैन की तरफ बंदूक उठाई, अब नोबलमैन भी जैन की तरह एक बच्चा था जिन्हें डॉक्टर बी ने अगवा किया था, लेकिन इसके पास जैन जैसे इख्तियारात नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि वो जैन से जलता था, वो इसके पीछे लगा हुआ था। तब डॉक्टर बी का साथी जैन के पास आता है और इसे डॉक्टर बी के पागलपन के बारे में याद है। कितना बेरहम था वो। इस रात इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था। इससे पहले कि वो इस पर हमला कर सकता, जैन इसे पकड़ता है और बहुत बुरी तरह मारता है। वो इसके जिस्म को बहुत घुमा रही है, इसकी हड्डियां तोड़ता है, जो बिलाखिर इसकी मौत पर मुनतज हो जाता है। अब सिर्फ 2 आदमी रह गए हैं, जैन और नोबलमैन, जहां इनका जबरदस्त मरका भी है। दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हो रहे थे, लेकिन आखिरकार जैन ने इसे मार डाला। मरते वक्त इसने नोबलमैन से पूछा, मैन ऑफिस के बारे में, जहां वो जाकर अपनी बीमारी का इलाज तलाश कर सके। जब वो इस से कहता है, जैन ने इसे मार डाला। फिर वो अस्पताल जाती है
इसके माँ बाप को, क्योंकि इनकी वालिदा बहुत बीमार थी। अब जैन के वालिद ने इसे एक और हकीकत बताई कि जब मैं इस दिन जख्मी हो गया था, मुझे पता चला कि तुम डाइन हो, क्योंकि जैसे ही तुम वहाँ आए, खेत में बहुत से जानवर मर गए। हालांकि मैं आपको रुखसत करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ के कहने पर हमने आपको रखा और तुम्हें हमारे बच्चों की तरह पाला है। ये कहते हुए वो उदास हो जाती है। जैन भी जज्बाती हो गए। फिर वो कहती है कि अब्बा, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर वापस आकर तुमसे मिलूंगा। इसके बाद वो मरकजी दफ्तर में पहुँच गई। जो इस जगह चीफ रहा था, वो डॉक्टर बी की शक्ल और सूरत में थी। वो चुड़ैल थी। वो जैन की तबाही से खौफजदा थी, तो इसीलिए वो इसे वैक्सीन देती है, जिससे जैन की बीमारी का इलाज हो जाएगा और वो भी मरने से बच जाएगा। अब सिर्फ एक और लड़की आती है। वो जैन पर हमला करना शुरू कर देती है, जिस पर वो इसे बताती है कि अगर तुमने मुझे छू लिया, फिर मैं आपका सर उड़ा दूंगा। इसके बाद ये मंजर एक छोटी लड़की की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो जैन की तरह नजर आ रहा था और बिल्लों से ढका हुआ था। वो नामल और वो माफोक अलफतरत ताकतों का हामिल भी है। वो सबसे पहले इंसान थी, जिसके बाद इसे एक अतपरिवर्ती बना दिया गया। फिर इसे डाइन बनाने के लिए कुछ तब्दीलियां की गई। सब इस लड़की को आरिक वन के नाम से जानते हैं। यहाँ आरिक वन इसकी यही सुनना शुरू कर देता है, जो इसे बल्ला रही थी। वो भी वहीं खड़ा था कि अचानक एक कुत्ता आकर इस पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ ये मंजर कट जाता है और हम कुछ अरसा पहले का किस्सा देखते हैं, जहाँ हमें एक बस में दो स्कूल की लड़कियां नजर आती हैं। हेडफोन वाली लड़की अपनी सहेली से कहती है कि मैं हामिला हूँ, इसका मतलब है कि मैं माँ बनने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, ये तुम किसी को मत बताना, इसे एक राज रखें। ड्राइवर गाड़ी को किसी अनजान सड़क पर मोड़ देता है। फिर कुछ लोग जो मास्क पहने हुए थे, बस के अंदर आ गए और वो हर तरफ जहरीली गैस डाली जाए, जिससे वो हामिला लड़की, हर कोई बेहोश हो जाता है। लोग जो मास्क पहने हुए हैं, इस लड़की को उठाकर अपने साथ ले चलो। और जब वो दोबारा होश में आए, वो अपने आप को डॉक्टर बिग के सामने पाता है। यहाँ की खबरों में ये इस लड़की की बस के बारे में बताया जा रहा था कि ये बस खाई में जा गिरी है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद तमाम अफराद की मौत हो गई है। ये देखकर वो लड़की बहुत गमगीन होती है। इसके बाद वो डॉक्टर बिग से पूछती है, इसलिए मैं आखिर यहाँ क्यों हूँ और मैं माँ बनने जा रहा हूँ, तो बरा करम मुझे यहाँ से जाने दें। जैसा कि डॉक्टर बिग ने इसे बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ आप माँ बनने वाली हैं, और न सिर्फ एक, दो बच्चे, यानी जुड़वा बच्चे। और वो बच्चे हम अपने तजर्बे के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे, हमारे तजर्बात के लिए, ताकि हम इन जैसे मजीद कलून की नकल तैयार कर सकें। वो लड़की कौन सी, बिल्कुल नहीं समझता। जिसके बाद ये कहानी एक बार फिर बदल जाती है। मौजूदा दौर में यहाँ हम कुछ मुतगिरात देखते हैं, जो कि बहुत ताकतवर थे, इसलिए कि वो भी इंसानों को बदलकर मुतगिर बना दिया गया। इन तमाम अतपरिवर्तियों डॉक्टर बिग की लेबोरेटरी में जाएं और वहां मौजूद सबको मार डालो, क्योंकि ये इनका मिशन था। इनके चले जाने के बाद हम वहां एक लड़की को देखते हैं, जो खून में डूबा हुआ था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो अब भी जिंदा थी और आसानी से चलने के काबिल था। जैसे ही वो बाहर निकलती है, इसके सर में सख्त दर्द है। इसकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हम इसके इर्द गिर्द की हर चीज को हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। इसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी, जो इसे अपने पास बल्ला रहा था। इसका नाम नामालूम कोठरी में है, जिससे हम समझ सकें कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आकवन है। इस वक्त वो एक बच्चा था, लेकिन आज मौजूदा दौर में वो बड़ा हो गया है। अब संदूक वन चल रहा था और सड़क पर आ गया। अगरचे कार बहुत तेज है, इसके बहुत करीब से गुजरता है, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी नहीं डरता, इसलिए गाड़ी आगे रुक गई। वो गाड़ी फिर से वापस आ जाती है और आरिक वन के पास रुक जाता है। गाड़ी में बहुत सारे लोग थे, जो सब गंडों की तरह लग रहे थे। गंडों का मालिक इसके बारे में आरिक वन से पूछता है, मगर वो जवाब नहीं देती। फिर वो आरिक वन को अगवा करता है और इसे अपनी गाड़ी में बिठाया, क्योंकि वो लोग लड़की को अगवा कर रहे थे, जो एक बिजनेसमैन था, और इसको अपने साथ ले जा रहे थे। और गंडों के बास ने यकीन कर लिया कि अगर आरिक वन हमारी कार को देखता है, फिर ये हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि लोग आरिक वन को तकलीफ देते हैं और इस लड़के को मारना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आरिक वन बहुत नाराज हो जाता है कि इसे यहाँ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। इसे अचानक बहुत बुरा लगने लगता है। वो इन्हें एक एक करके गाड़ी से बाहर फेंक रही थी, सामने वाली खिड़की से, कुछ दरवाजे से और कुछ पिछली जानिब से। जब इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और तमाम गुंडे मारे जाते हैं, सिवाय गंडों के मालिक के, वो लड़की और संदूक एक, वो बच गई। फिर जब आरिक वन गंडों के बास को मारने के लिए आगे बढ़ा, इसके बाद जमीन का मालिक
इसको ऐसा करने से रोकता है तो वो ऐसा करती है। वो इसे कत्ल नहीं करता, वो इसे छोड़ देता है। यहाँ हमें मालूम है कि गंडों का बास जमीन के मालिक को साथ ले जा रहा था, इसलिए कि वो अपनी जमीन खरीदना चाहता था, मगर जमीन का मालिक ये करना नहीं चाहता था। तो गंडों के बास इसे ले जा रही थी ताकि इसे कत्ल कर दे। इसके बाद जमीन का मालिक, इसको चचा कहते हैं, ताकि वो यहाँ आ जाए और इसे अपने साथ ले गया। फिर जब इसके चचा यहाँ आएंगे, आरिक वन को कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। वो बुरा महसूस कर रही थी। इसके मिना और नाक से खून बहा रहा था, जिसके साथ वो बेहोश हो जाती है। इसकी वजह से जमीन के मालिक आरिक वन को गाड़ी में डालता है और इसे अपने साथ ले जाता है। फिर देखते हैं कि इसका चचा डॉक्टर है। वो आरिक वन के जिस्म से तमाम गोलियां निकालती है, लेकिन हम देखकर हैरान रह जाते हैं कि इसके तमाम जख्म अपने तौर पर इलाज कर रहे हैं। इसके चचा ने सोचा कि शायद मैं शराब के जेर असर हूँ, तो यही वजह है ये मैं देख रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली है। फिर हमने एक सिपाही को देखा, एक सिपाही लड़की जो खून बहा रहा था और इसके पास बहुत ज्यादा लाशें थी, क्योंकि वो एक तकनीकी लैब में दाखिल हुई थी और बहुत से अतपरिवर्तियों को हलाक किया। यहाँ एक फौजी लड़की के साथ इसका साथी था। इनकी बातों से हम समझ सकते हैं वो दोनों डॉक्टर बिग के लिए काम करते हैं और डॉक्टर बिग के हुक्म पर इन्होंने बहुत सारे अतपरिवर्तियों को मारा। हमने इस फौजी लड़की को देखा जो इसके जिस्म से गोलियां निकाल रही थी। इसका जिस्म अचानक तब्दील नहीं होता है जिस्म को तलाश करने के लिए और इसको कत्ल कर दो, इसलिए कि वो भाग गया है और वो भी आपकी तरह एक खतरनाक अतपरिवर्ती है। फिर वो फौजी लड़की एक डिवाइस देता है जिसकी मदद से वो आरिक वन को तलाश कर लेगी, क्योंकि इनके पास है आरिक वन के बदन में एक चुप, ताकि वो इसका सुराग लगा सकें और इसे ढूंढ सकें। सिपाही लड़की और इसका साथी जो वहाँ से जा रही थी, वो महसूस करते हैं गोया कोई इनका पीछा कर रहा है। फिर सिपाही का साथी गाड़ी रोक लेता है और इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। इन्होंने अपने भारी हथियार इस पर फेंके और वो बहुत आसानी से बस अपने हाथों से इसे रोकता है। वो दरख्त पर चढ़ा हुआ था और इसे मार रही थी और दरख्त टूटने लगा। फिर इसकी डिवाइस की मदद से वो इसे उठाता है और इसको बहुत मारता है। इसे कत्ल करने के बाद सिपाही लड़की अपने साथी से कहती है कि ये होना जरूरी है। हमारे पुराने साथी अतपरिवर्तियों का लीडर, किसके लिए मैं 10 साल पहले मुलाजमत करता था, तो यही वजह है वो खुद अपने मालिक से मिलने जाती है, अतपरिवर्तियों का लीडर। और इनकी बातों से हमें पता चल गया कि ये सिपाही लड़की इसके अलावा कोई नहीं है। जाइन वो अतपरिवर्तियों के लीडर से कहती है कि अब आप हमें पीछे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए आया हूँ। जमीन का मालिक आरिक वन को इसके घर लाती है जहाँ इससे मुलाकात होती है। इसके भाई को भी खाने के बाद संदूक एक जब वो अपने कमरे में चली गई सोने के लिए, फिर अचानक इसके सर में तेज दर्द होता है। इसकी नाक और मिना खून बहना शुरू हो गया। बाहर अतपरिवर्तियों का लीडर साथियों के साथ एक बार फिर से धमकियां देने आया था। जमीन का मालिक, यही जमीन का मालिक और इसके भाई इसको बहुत मारता है। ये चीज संदूक एक ने भी देखा था। फिर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। वो बाहर निकलती है और एक एक करके वो सबको पढ़ाती है। अच्छा सबक है। वो बस थी इनको उठाकर और इनको दूर फेंकना। गाड़ी, जमीन का मालिक वो बहुत डर गया था कि मैं कार उठा रहा हूँ और इसे फेंकना या कोई शख्स वो भी इतनी दूर। इसको देखकर गुंडे का मालिक इतना खौफजदा हो जाता है कि वो वहाँ से भाग जाए। फिर अगले रोज गुंडे के बाद से मिलना अतपरिवर्तियों का ग्रुप आता है जो इससे आरिक वन के बारे में पूछे, जिस पर इसने कहा ठीक है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे अपने जैसा बना लेते हैं, यानी मुतगीर। इसके बाद अवाम इससे राजी हो जाओ। अतपरिवर्तियों का लीडर इसे एक सेरम देता है खुद पर अप्लाई करना, जिसके जरिए ये है मीटिंग के बाद जिसके जरिए इन्होंने घर जा रही थी। फिर जाओ इससे मिलने आते हैं और इसका साथी वो इससे कहते हैं कि वो लड़की जिनके पास आपके पास है आरिक वन में रखा हुआ है शख्स नहीं है, लेकिन एक अतपरिवर्ती, एक चुड़ैल। वो जमीन के मालिक को धमकियां दे रही है इसे हमारे हवाले करने के लिए। बसूरत दीगर हम तेरे भाई को कत्ल कर देंगे। इसकी जिंदगी बचाने के लिए हमने इसे मारना है। मंसूबा बंदी के मुताबिक जीवन ने इससे कहा था कि वो अपने भाई को ले जाएगा और रात तक चले जाना, जिसके बाद हम तुम्हारे घर आएंगे और आरिक वन को पकड़ो। जाओ। इसका दिमाग बदलता है। आरिक वन को इसने वहाँ से जाने का इशारा किया। फिर गुंडे का मालिक यहाँ आता है जो जमीन के मालिक को गोली मार देता है। इसका भाई यहाँ से आरिक वन की तरफ भागने का रास्ता दिखाता है और अपनी बहन को बचाने के लिए वापस चला जाता है।
जमीन का मालिक जीवन की बात नहीं सुनी, इसीलिए वो गुस्से में आ गया और मिसाइल से जमीन का मालिक घर को उड़ा देते हैं। लिहाजा इस मिसाइल के हमले के साथ आरिक वन हलाक हो गया है, लेकिन इसके पास पहले ही था। वहाँ से चली गई गुंडे का मालिक, जितना जल्दी हो सके जमीन मालिक का भाई मारे जाने को है, फिर यहाँ जाओ और इसका साथी आओ और इसे बचा लो। जीवन का आदमी अतपरिवर्ती ग्रुप की लड़की लड़ने लगता है और इसे कत्ल कर देता है, क्योंकि ये अतपरिवर्ती यहाँ भी आया था गुंडेबाज के साथ। एक तरफ जाओ अतपरिवर्ती के बाद से लड़ता है, जबकि इसका साथी दूसरे अतपरिवर्तियों को मार रहा था। लेकिन अतपरिवर्तियों का गिरोह इन दोनों का वजन बढ़ता जा रहा था। वो जीवन को मारती है और इसका साथी बहुत सारा, और वो बहुत जख्मी हो गया था। इसकी हालत इसका एहसास दिलाया कि वो मर जाएगा। संदूक एक, जो होश में भी थी, मिसाइल से वो दोबारा होश में आ जाती है। वो वापस आता है क्योंकि आसपास की हर चीज हवा में उड़ रही थी और एकदम से वो मारता है 3 अतपरिवर्ते। बहुत आसानी से अतपरिवर्ती रहनुमा अब खामोशी से, जैसे ही वो जो भागने को था, जाइवन वहाँ आता है। अतपरिवर्ती को कौन बताता है क्या आप बन गए हैं अपनी जान का दुश्मन, ये कहकर वो इसे चाकू से मारता है। इसने अब राज खोल दिया है कि मैं आरिक वन को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी बहन है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन क्योंकि इसकी माँ किसी कोठरी में फंस गई है, तो अब जीवन ने आरिक वन लिया है इसके साथ। जिसके बाद डॉक्टर बी खबर लेता है कि दोनों बहनें मिल चुके